नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप देख रहे हैं हरकारा डीप डाइव पर। अ, 6 दिसंबर को अ, बाबरी मस्जिद के ढहाने के 33 साल हुए और उस पर क्विंट में एक बहुत दिलचस्प और गहरा एक लेख असद अशरफ साहब का छपा जो आज मेरे मेहमान हैं और उसमें उन्होंने अपने बचपन की और इस समय के लेकर जो उनका जो सफ़र रहा है इसके बारे में उन्होंने लिखा। अ, उन्होंने लिखा कि उस दौरान उनके ज़हन से, उनके मोहल्ले में, उनके घर परिवार में क्या हो रहा था और इन 33 सालों में हिंदुस्तान कैसे बदला और ये उनकी अपनी एक व्यक्तिगत ज़िंदगी और सफ़र की तरह उन्होंने उसके बारे में बताया है। तो और असद अशरफ साहब जो हैं अंग्रेज़ी के फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, गया से आते हैं और फ्रंट लाइन क्विंट, वायर वगैरह में लिखते रहते हैं और काफ़ी सालों से जर्नलिस्ट हैं। वो गया में रहे हैं, पटना में रहे हैं, पंचकुला चंडीगढ़ का जो एक सबर्ब है, मैं भी वहाँ पे रहा हूँ चंडीगढ़ में और उसके बाद दिल्ली में रहते हैं। तो इस ये एक पीस अगर हम असद साहब बताना चाहें हिंदी वालों के लिए क्योंकि अ, दरअसल ज़्यादातर जो इस तरह के जो बातचीत हो रही होती है या जो चीज़ें आती हैं वो अंग्रेज़ी में तो आती हैं पर वो हिंदी तक आ नहीं पाती। तो अगर जी, हम हिंदी दर्शकों के लिए, हिंदी मानस के लोगों के लिए, जो लोग हिंदी बोलते, जीते उसमें जी, रहते हैं, हिंदी पट्टी के लोग हैं, तो उनको हम जी, अपने बारे में आप कैसे बताएँगे इस पीस के ज़रिए या जी, जैसा भी आप चाहें? जी। जी, जी। तो इस पीस को लिखने का कारण ये था, मैं कई सालों से सोच रहा था कि बाबरी मस्जिद ने सोच क्या रहा था, मतलब हम जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन ने कितना ज़्यादा असर किया उस जनरेशन के, हम जैसे लोगों के जनरेशन के लिए, के लोगों के लिए, जो लोग लेट 80s में, 90s में बचपन में थे। तो हालाँकि मैं छोटा था, 5 साल का था, लेकिन कुछ मेमोरीज़, कुछ यादें इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो 5 साल की यादें भी आपकी ज़िंदगी में रिटेन करती हैं। और मुझे लगता है कि वो दिन ऐसा ही दिन था जब एक याद ऐसी थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग याद थी, बहुत मज़बूत याद थी और आज तक मुझे वो दिन याद है, हालाँकि मैं बहुत छोटा था उस वक़्त, 5 साल का था। तो मुझे याद है कि मेरे फ़ादर जो है उस दिन बैंक में वो काम करते थे और बैंक से जल्दी घर को आ गए और घर आके बोला कि थोड़ा माहौल बहुत अच्छा नहीं है शहर का, तो आज थोड़ा हम लोग घर पे ही रहेंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। और घर पे रह के हम लोगों ने टीवी देखना स्टार्ट किया और फादर ने टीवी देखना स्टार्ट किया कि टीवी पे क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि लाइव कवरेज आ रहा था टीवी पे उस वक़्त। कैसे अयोध्या में लोग जमा थे, कैसे एक ढांचे को गिराने के लिए लोग जमा थे। तो शायद उस दौरान मैं उस रूम में, शायद क्या मैं उस दौरान उस रूम में बैठा हुआ था और बैठ के शायद मैं भी टीवी देख रहा था और टीवी देखते हुए मैंने देखा कि कैसे वो ढांचा जो है गिर गया। और उसके बाद, हालाँकि मुझे उस वक़्त बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं थी, बहुत छोटा था, मतलब समझदारी क्या होगी, बहुत छोटा आप था। कितने साल के थे उस समय? मैं 5 साल का था, बहुत छोटा, मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो आज तक याद रह गई है। हालाँकि हुँ। जनरली लोगों की ज़िंदगी में 5 साल 6 साल की यादें बचती नहीं हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन वो मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, तो वो ढाँचा गिरने के बाद मुझे लगता है कि बिल्कुल शांति पूरे रूम में हो गई और मुझे लगा कि शायद मैंने अपने पिताजी की आँखों में थोड़ा आँसू भी देखा और ऐसा लगा कि कुछ बहुत बड़ा कुछ हो गया है। मेरी समझदारी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मैं तो छोटा बच्चा था, मैं मैं उस उस दिन। दिन मैं उस दिन न्यूज़रूम में था, मैंने जर्नलिज़्म तो शुरू ही किया था और मैं एक जी, अखबार आप। में उसमें काम करता था। तो मुझे एहसास हो गया कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है और शायद और लगातार टीवी लोग इसलिए देख भी रहे थे क्योंकि आपने जैसा बताया कि लोगों को एक एंटिसिपेशन था कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लास्ट मोमेंट में रोक लिया जाएगा, तो शायद इस वजह से लोग टीवी देख रहे होंगे। और मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। खैर फिर उसके बाद मुझसे तो किसी ने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन आपस में जो लोगों की बात होती थी, जो मेरे पिता और उनके दोस्तों के बीच में बात होती थी, जो मेरे माता-पिता के बीच में बात होती थी, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक मस्जिद थी। मस्जिद तो हम जानते थे, उस वक़्त भी एक्सपोज़र था इतना। एक मस्जिद थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है और वो एक बहुत बड़ा हमारे शायद उस टाइम का, या उस मतलब जो मेरे समझ में आया उस टाइम का बहुत बड़ा कुछ इंसिडेंट था। तो ख़ैर, लेकिन आने वाले सालों में जब मैं बड़ा होते गया और जब मैं स्कूल में गया पहली बार, 6 साल की उम्र में जब मैं पहली बार स्कूल में गया, जब 7वीं साल की उम्र होगी या 8वीं साल की उम्र होगी, हमारे ड्राइंग स्केच ड्रॉ करने का एक क्लास होता था और उस क्लास में
मैंने क्योंकि बचपन में जो घर में आप देखते हैं कि घर में एक शायद पोर्ट्रेट लगा होता है काबा का, और वो देखते हैं, उसमें ग्रो करते हैं। तो मैंने उस मस्जिद को स्केच करना शुरू किया। तो मेरे साथ का एक लड़का था, और मुझे अभी भी याद है वो लड़का कौन था। उसने मुझे बोला कि असद ये क्यों बना रहे हो, ये तो इवेंचुअली तोड़ देना है, टूट जानी है। तो मुझे वो भी मेमोरी मेरे दिमाग में इतनी स्ट्रॉन्ग रही कि मतलब शायद मुझे आज तक वो बिल्कुल क्लियरली वो पल याद है कि मैं बिल्कुल हिचक सा गया। मैंने सोचा कि मैं अब क्या बनाऊँ? अगर ये बोल रहा है कि ये टूट जानी है, तो मैं अब क्या बनाऊँ और अब क्या सोचूँ? क्योंकि मेरे दिमाग में बस वही आ रहा था उस वक़्त बनाने के लिए। और वो फिर उसके बाद बोल के अपना स्केच करने लगा। तो मेरी पहली मेमोरी थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो इम्पैक्ट था उस दौर की पॉलिटिक्स का, और कैसे उसका असर बच्चों पे पड़ रहा था। तो ये मेरी पहली मेमोरी थी उस दौर की, जब किसी ने मुझसे कहा कि तुम मस्जिद की ड्राइंग क्यों बना रहे हो? ये तो टूट जानी है। तो वो हुआ। उसके बाद मुझे लगता है कि आम दिनों में जब हम बड़े होते गए हैं, तो मैं गया में 7वीं क्लास तक रहा, लेकिन हमारा स्कूल काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन स्कूल था, और काफ़ी अलग-अलग समुदाय के बच्चे आते थे उसमें पढ़ने के लिए। वो ईसाई और ईसाई मिशनरी का स्कूल था ईसाई शायद। मिशनरी स्कूल था जी, नाज़रत एकेडमिक्स ईसाई मिशनरी स्कूल था। तो अलग-अलग समाज के बच्चे आते थे उसमें पढ़ने के लिए, तो काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत कंट्रोल थी, और मुझे लगता है ज़हर भी उस वक़्त इतना ज़्यादा नहीं था जो आज की डेट में है। तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ एटलीस्ट उस स्कूल में। और हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, और हम हर समुदाय के बच्चों के साथ हमारी दोस्ती हुई। हम खेलते गए, हम खेलते रहे उनके साथ। एक आइडिया ऑफ इंडिया जो था उस वक़्त भी बरकरार था, डिस्पाइट द फैक्ट कि मस्जिद गिर गई थी, लेकिन हम लोग फिर भी आपस में मेल-जोल था। हमारे पड़ोसी जो थे वो एक हिंदू परिवार था, उनसे हमारी बड़ी दोस्ती थी, और हम लोग उनके घर खाना खाते थे, वो लोग हमारे घर खाना खाते थे। आज हालाँकि वो नॉन वेजिटेरियन नहीं थे वो, लेकिन वो फिर भी हमारे घर खाना खाते थे, और हम भी उनके घर बड़े आराम से खाना खाते थे। तो आज के दौर में शायद ये उन दिनों एक ये भी तरह का एक समझने की कोशिश थी इस तरह से, जो कि झूठी निकली, कि अब ये हो गया पर आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, अब ठीक है, अब जी, जी, हम बिल्कुल, वापस अच्छा से रह सकते हैं। पर जी, जो कि आपके पीस से ऐसा लगा कि वो ऐसा लगा कि मतलब ऐसा तो है ही, कि मतलब वो फिर वो भी एक फरेब की तरह, झूठ की तरह राइट, उसी। राइट। मुझे लगता है कि उसके बाद भी एक कम टू टर्म्स वाली बात आ गई थी कि अब ऐसा हो गया है, और शायद ऐसा ना हो इस देश में, और शायद इस देश का सामाजिक ढांचा जो है बरकरार रहे, जैसा वादा किया गया था, जैसा प्रॉमिस मेड टू इंडियंस था। तो मैं मुस्लिम्स को नहीं कहूँगा, जैसे प्रॉमिस मेड टू ऑल इंडियंस था। और हाँ, तो वैसा ढांचा तो हम मेरी मेरी बचपन की यादें उन गया में बड़ी प्यारी थी। मतलब हर समुदाय के बच्चों के साथ खेलना, कूदना, क्रिकेट खेलना। हमारे पड़ोसी जो थे वो केडी सिंह साहब हिंदू परिवार के थे, और हम उनके साथ बहुत मेल-जोल, खाना-पीना उनके साथ। तो बहुत सुंदर दिन थे वो। और मुझे लगता है कि आज के टाइम में थोड़ा इमेजिन करना उस टाइप के दौर को मुश्किल है। आज के टाइम में तो आपको फ्लैट नहीं मिलते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ एक नॉन वेजिटेरियन आके खाना खाते थे। तो 2002 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे आतंकवादियों ने हमला किया, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो नीचे गिर गया, ढा दिया गया। उसके बाद एक अलग सा इस्लामोफोबिया जो है दुनिया भर में, ग्लोबल इस्लामोफोबिया का दौर आया। तो क्लासरूम में हम दूसरे दिन हमारे टीचर्स ने क्लासरूम में बड़े रैम्पेंट इस्लामोफोबिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए अलग-अलग चीज़ें बोली कि ये लोग ऐसे होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं। जनरलाइज़्ड भाषा जिसमें आप पूरे मुसलमानों को कैटेगराइज़ कर देते हैं। मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था इन चीज़ों से उस वक़्त तक। और एक दिन मुझे याद है कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैंने इस पीस में भी लिखा है। और क्रिकेट खेल रहा था, और मैंने क्रिकेट में कुछ थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई, झड़प, आपस में बातचीत हो गई, और थोड़ी-सी झड़प हो गई। तो एक मेरे दोस्त ने कहा कि अरे यार, तुम असद से क्यों लड़ रहे हो? असद तो ओसामा बिन लादेन को बुला लेगा, और फिर सब खत्म हो जाएँगे। तो वो बात भी मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर कर गई। मुझे लगा कि क्या मतलब, क्या क्या बात बोल रहे हैं? ओसामा बिन लादेन को बुला लूँगा। मैं क्यों ओसामा बिन लादेन को बुलाऊँगा? मेरा ओसामा बिन लादेन से क्या लेना-देना है? और क्या सिर्फ़ मैं एक मुसलमान हूँ इसलिए मुझे ये लोग ऐसे टारगेट कर रहे हैं? तो वो भी मैं उस वक़्त तो मैंने हँस दिया, मैं जैसे लोग हँसने लगे मैंने भी हँस दिया। लेकिन शायद अंदर मुझे लगा कि ये क्या, मुझे ये परफ़ॉर्मेटिव हँसी है मेरी, मैं ज़बरदस्ती हँस रहा हूँ इनको खुश करने के लिए। और मैं ये एहसास मुझे होने लगा कि ये चीज़ें जो हैं बहुत बुरी हो गई हैं।
और उसके बाद लगातार क्लासरूम्स में लगातार ऐसे फील्ड में ये सब चलता रहता था। लोग बोलते रहते थे कि तुम मुल्ला, तुम ये, तुम वो, और ओ मुल्ले असद इधर आ जा। तो ऐसी ज़बान का उपयोग, ऐसी भाषा का उपयोग बड़ा आम हो गया था। उसके बाद पटना में फिर भी क्योंकि कंसिडरेबल मुस्लिम पॉपुलेशन था, तो मैं कोई एलियन नहीं था। और मतलब और भी बच्चे थे बहुत सारे क्लास में जो मुसलमान थे, तो उनके साथ हम कभी-कभी आपस में बात करते भी थे कि ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं हमें और ऐसे क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये था, लेकिन मैं जब पंचकुला में गया, ये बात 2003 की है, जब मैंने 10th किया कर लिया और मैं पंचकुला में गया। और पंचकुला में जाने के बाद शायद मैं अपने क्लास में अकेला मुसलमान था, क्योंकि पंचकुला में जो मुसलमानों की आबादी है हरियाणा में आज के डेट में, वो बहुत कम हो गई है, तकरीबन ना के बराबर है। तो मैं अकेला मुसलमान था क्लास में, और मुझे ऐसे देखा जाता था, ऐसे जब मैं क्लास में जाता था तो ऐसे देखा जाता था जैसे कोई एक नया नया किस्म का आदमी आ गया है हमारे बीच में। और लोग वहाँ भी लगातार इस तरह की बातें चलती रहीं कि हालाँकि दोस्त मेरे बड़े अच्छे बने वहाँ पे, और बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। लेकिन कैजुअल इस्लामोफोबिया जिसमें आप इन तरह के शब्द मुल्ला और ओ मुल्ले असद क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, वहाँ की भाषा भी थोड़ी खड़ी-सी है। और लेकिन मैं डिस्टर्ब बहुत रहता था इन चीज़ों से। मैं कई बार सोचता था कि क्योंकि वहाँ पे मुसलमान छात्र इतने कम थे कि मैं किसी से अपनी बात, जो जो ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, उनसे अपनी बात रख भी नहीं सकता था। तो मैं कई बार ढूँढता था पूरे स्कूल में कि अच्छा इस क्लास में भी कोई मुसलमान छात्र है क्या? अच्छा इस क्लास में भी कोई मुसलमान छात्र है क्या? तो मैं इससे मिलूँगा, इससे बात अपनी करूँगा, इससे मिलूँगा, इससे अपनी बात करूँगा। और कई बार मैं मिलता भी था, कई बार कुछ लोगों से मिलता भी था, और उनसे फिर बात होती थी, वो कहते थे, "हाँ यार, ये सब तो बहुत आम सी बात हो गई है और चलता रहता है, इसको इतना दिल पे ना लो और अपना मूव ऑन करो।" लेकिन मैं थोड़ा सेंसिटिव आदमी हूँ, और बचपन से सेंसिटिविटी एक रही है। मुझे लगता है कि वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। लेकिन मैं थोड़ा-सा चीज़ों को दिल पे ले लेता था, और उसका असर होता था। मुझे लगता है कि इन चीज़ों की वजह से मैंने 11वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई में बहुत ख़राब परफ़ॉर्मेंस किया, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ये सारी चीज़ें, वो एनवायरनमेंट जहाँ पे कैजुअल इस्लामोफोबिया बहुत रैम्पेंट है। तो मैंने बहुत ख़राब परफ़ॉर्म किया अपने 11वीं कक्षा ये में। पंचकुला में कौन सा स्कूल था ये? डीएवी पंचकुला ये था भी ये, पंचकुला था, डीएवी ठीक है। पंचकुला था, जी। तो उस वक़्त फिर मैं दिल्ली आ गया, जामिया मिलिया इस्लामिया में मैंने 11वीं क्लास में दोबारा से एडमिशन लिया, और यहाँ पे आने के बाद भी एक नया एनवायरनमेंट मिला। हालाँकि यहाँ पे सारे मुसलमान बच्चे थे, मोस्ट ऑफ देम वर मुस्लिम किड्स, ज़्यादातर बच्चे मुसलमान थे। और चंद बच्चे दूसरे धर्म के भी थे। लेकिन ये भी मेरे लिए बड़ा एक स्ट्रेंज सा एनवायरनमेंट था, क्योंकि मैं पहले कभी ऐसे एनवायरनमेंट में रहा नहीं था। मैं बचपन में भी एक बड़े कॉस्मोपॉलिटन टाइप के स्कूल में था। जब पंचकुला गया तो वहाँ एक अलग तरह की सेटिंग थी, और यहाँ पे मैं देख रहा था कि हर तरफ बच्चे मुसलमान ही मुसलमान बच्चे दिख रहे हैं। कुछ बच्चे हिजाब किए हुए हैं, कुछ बच्चे अलग-अलग तरह के मार्कर्स हैं उनके मुस्लिम आइडेंटिटी के। तो ये भी मेरे लिए बड़ा शुरू में अजीब था, और मैं बहुत ज़्यादा सेटलिंग नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा मैं सेटल नहीं कर इनवर्स, पा एक तरह से इनवर्स हो गया था पूरा का जी, पूरा जो। बिल्कुल, पूरा पूरा सब कुछ इन्वर्स हो गया था। और ये जामिया के स्कूल में ज़्यादा था, बाद में जब मैं कॉलेज में आया तो ये कम हो गया, क्योंकि कॉलेज ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन है, और हर तरह के बच्चे आते हैं वहाँ। तो स्कूल में शुरू में मुझे लगा कि ये मैं कहाँ आ गया, यहाँ तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बचपन से मैं हर तरह के लोगों के साथ रहा हूँ, और हर तरह के दोस्त रहे हैं मेरे। तो यहाँ पे आके, लेकिन यहाँ पे पहली बार ये भी एहसास हुआ मुझे कि शायद मुझे पहली बार कोई मुल्ला नहीं कह रहा है, मुझे पहली बार कोई मज़ाक में ही, मतलब कोई मुझे ऐसे गालियों की तरह कभी मुझे मुझे किसी ने मुल्ला नहीं कहा कि ओ मुल्ले, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट डिडन्ट हैपन। लेकिन मज़ाक-मज़ाक में लोग मुल्ला कहते थे, तो मुझे लगने लगा कि यहाँ पे कोई मुल्ला नहीं कह रहा है मुझसे। यहाँ पे कोई मुझसे ये नहीं पूछ रहा है कि असद तुम पोक खाते हो, नहीं खाते हो, तुम शराब पीते हो, नहीं पीते हो। ये सब पर्सनल चॉइसेस हैं, आदमी कर सकता है, नहीं कर सकता है, एक अलग डिबेट है ये। लेकिन मुझसे कोई जी। पूछता नहीं था, ये सब चीज़ें कोई पूछता नहीं था कि तुम मुसलमान हो तो क्या तुम पोक खा सकते हो? तुम मुसलमान हो तो क्या तुम शराब पी सकते हो? तो ये सब चीज़ें मुझे बड़ी थोड़ा-थोड़ा सुकून देने लगी धीरे-धीरे, और मैं एडजस्ट करते गया यहाँ पे, और मुझे लगने लगा कि हालाँकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये क्योंकि मेरे लिए एक नई टाइप की सेटिंग थी, तो यहाँ पे मेरे लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल इसलिए था, क्योंकि मैं जिस नज़रिए से आता था वो काफ़ी खुला नज़रिया था। यहाँ पे जामिया में इनिशियली जब मैं आया तो
जो 11वीं क्लास में हैं। मुझे थोड़ा बोलने में संकोच हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा नज़रिया शायद बच्चों का छोटा था और थोड़ा बंद नज़रिए से चीज़ों को देखते थे, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था एडजस्ट करना शुरू में। हालाँकि कुछ पॉज़िटिव्स भी थे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन नहीं किया जाता था कि तुम ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो? लेकिन एट द सेम टाइम मुझसे ये क्वेश्चन रखा जाता था कि ये गोटी मेरी आज तक ऐसी है, तो तुम ये क्यों रखते हो? ये तुम्हारी पूरी दाढ़ी क्यों नहीं रखते हो? और तुम हाफ पैंट पहन के क्यों निकल जाते हो? तुम हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलने क्यों आ जाते हो? तो ये सब चीज़ें नई तरह के सवाल वहाँ पे आने लगे और नए तरह के सवाल उठने लगे वहाँ पे। लेकिन फिर भी मुझे, क्योंकि ये डायरेक्टली मेरे आइडेंटिटी पे असॉल्ट नहीं था, तो मुझे लगता था कि मैं थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे। 2002 में मैं उस वक़्त मैं पटना में था और मुझे लगता है कि वो शादी में, मैं किसी शादी को अटेंड कर रहा था और रात में अचानक से न्यूज़ आती है कि ऐसा हो गया गुजरात में, और बड़े डरे सहमे से लोग हो गए हैं। उन्हें लगा कि ये बहुत ही ये तो बिल्कुल जानी सी बात थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, ट्रेन में आग लगी है जिसमें कार सेवक मारे गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ हमें शायद देखने को मिले। और हालाँकि हम नहीं जानते थे कि वो ट्रेन में लोग कैसे मरे हैं, क्यों मरे हैं, कैसे आग लगी है। लेकिन क्योंकि वो कार सेवक मरे थे और वो कार सेवकों की एक पॉलिटिकल हिंदू आइडेंटिटी है, तो हमें शायद लगने लगा कि इसका एक रिperकशन होगा, और वो रिperकशन जो है वो थोड़ा दर्दनाक होगा। और उसके बाद लगातार हमने देखा 2-3, 4-5 दिन तक टीवी पे कि कैसे गुजरात में दंगे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा उसका भी मुझे लगता है कि असर दिमाग पे रहा। ऐसा लगने लगा कि शायद जस्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी ने कार सेवकों के साथ पे हमला किया भी है, तो उस आदमी को पकड़ के आप सज़ा दीजिए, पूरी कम्युनिटी को आप क्यों सज़ा दे रहे हैं? और पूरी कम्युनिटी को आप क्यों अटैक कर रहे हैं? हालाँकि सही तौर पे उसमें एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए थी, ये देखना, मतलब बाद में हुई भी, और जब तक वो इंक्वायरी के नतीजे नहीं आते तब तक हम भी किसी नतीजे पे नहीं आ सकते थे, ये किसने किया, क्यों किया। तो लेकिन दूसरे दिन से ही उसका इम्पैक्ट दिखने लगा। गुजरात बंद था और गुजरात बंद के दौरान वॉयलेंस हुआ, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, और हम लोग बड़े सहमे से वहाँ पे थे, पटना में थे। हालाँकि मैं जिस मोहल्ले में रहता था पटना में, वो एक डोमिनेंटली अपर क्लास मुस्लिम मोहल्ला था, और काफ़ी सुरक्षित टाइप की जगह थी वो। लेकिन हम वहाँ पे किराए पे रहते थे, और क्योंकि मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब होता था, तो वहाँ पे हम किराए पे रहते थे। और उस दिन मुझे याद है कि वो मोहल्ले के कुछ लड़के जो हैं, बड़े लड़के जो हमसे बड़े होंगे शायद उम्र में 5-6 साल, जो 20-21 साल के होंगे, वो कुछ तैयारियाँ कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमें कुछ अपने डिफेंस के लिए कुछ करना चाहिए, और डिफेंस के लिए शायद वो ईंटा पत्थर जमा करते थे कि अगर कोई आता है तो हम भी अपने आप को डिफेंड करेंगे। तो ये सब मेमोरीज मेरे दिमाग में इंटैक्ट हैं, और ये सब बड़ा प्रोवोकिंग था। मुझे लग रहा था क्यों कोई आएगा, क्यों, हमने क्या किया है जो कोई आएगा हमारे पास? हम तो शांति से रह रहे हैं यहाँ पे। इसमें एक और बात भी कि 92 का जो ये हुआ था ना, तो उसमें लाइव टीवी नहीं था। जी, इसमें सब और कुछ ये जो टेलीवाइज। था ये टेलीवाइज था, और इस समय पूरी तरह जी, से जी, आप देख सकते, ये बिल्कुल जैसे युद्ध पर बाद में बदल गए, जब वो वॉर बिल्कुल, करस्पॉन्डेंट्स लिखते थे, और फिर बिल्कुल, वो जब लाइव सीएनएन जो है वो तब लाइव टीवी की तरह आ गया। तो बिल्कुल, उसका बिल्कुल, उसका जो असर था कि एक ही चीज को बार बार दिखाते रहना, और उसको उसकी ड्रम बीटिंग करते रहना, राइट, डॉग विस्लिंग करना, ये सारा कुछ जो है वो फिर 24/7 लाइव की तरह आ गया। और राइट, फिर बिल्कुल, वो उसका हम सबके शायद दिमाग पे बिल्कुल अलग तरह का असर छूटना शुरू हुआ। अ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो लगातार चीज़ें लाइव, जैसे आपने बताया कि सब कुछ टेलीवाइज़ था, एवरीथिंग वाज़ कमिंग ऑन द टेलीविज़न, दिख रहा था सब कुछ। बड़े गंदे गोरी विजुअल्स थे, बड़े अजीब-अजीब सी तस्वीरें अखबार में छप रही थीं, और मुझे आज भी याद है, वो शायद अब उन्होंने एक इमेज था जो बहुत सिंबल ऑफ गुजरात राइट्स बन गया था। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन शायद वो आजकल सीपीआईएम उन्होंने जॉइन कर लिया है, और उन्होंने शायद, उनको समझदारी आ गई है कि
दंगे में कुछ नहीं रखा है और किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो वो इमेज जो है वो देख के हम बड़ा डर जाते थे, एक आदमी ऐसे खड़ा हुआ है त्रिशूल उसके और हाथ में। जी, त्रिशूल उसके हाथ में है और वो ऐसा सिंबल है कि कोई भी आएगा उसको हम मार देंगे। तो ये इमेज जो है अपने आप में बड़ा खतरनाक था, उस वक़्त तक समझ आ चुकी थी उसके कि बाद ये एक और तस्वीर है जिसमें एक दर्जी है जो कि जी, डरा हुआ है। जी, 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 मतलब ये इमेजेस हम दिखाएंगे जब जब ये वीडियो चल रहा है, हम ये बातचीत कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल, उन चीजों को शायद उसको जितना हम रिकॉल कर सकते हैं उसको वो हम जी, दिखाएंगे। तो एक बिल्कुल, भय, उसकी आंखों का भय, मैं कभी नहीं भूल सकता उस तस्वीर को, क्योंकि वो एक इतना डरा हुआ इंसान एकदम खड़ा हुआ है, उसको लगता है कि उसको जान से फिर बाद में ये दोनों लोग कई मंचों पर साथ में आए और उन्होंने फिर एक मन राइट, की बात राइट। की। कई मंचों पे साथ आए और बाद में दोनों ने ये एहसास किया कि शायद ऐसे लड़ाई-झगड़ों में कुछ रखा नहीं है, ऐसे दंगों में कुछ रखा नहीं है और आपसी भाईचारा में ही सारे विवादों का हल है। और ये बाद में हमने इन तस्वीरों को देखा। तो वो तस्वीर जो है आप जैसे बता रहे हैं कि एक दर्जी की तस्वीर थी, वो डरा हुआ, सहमा हुआ, तो वो हालत जो थी हमारी हालत थी जो हम लोग उस वक़्त जी रहे थे। हमें लग रहा था कि शायद अब जस्टिस नाम की कोई चीज़ बची नहीं है और ये पूरा निज़ाम जो है वो अनजस्ट है और किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, जबकि उनकी कोई भूमिका नहीं रही होगी उस इंसिडेंट ट्रेन के इंसिडेंट में। और उसमें बहुत कुछ मेमोरीज़ में बहुत कुछ मेमोरी में बहुत डीपली इम्बेड कर गया और जैसे-जैसे हम बड़े हुए हैं उसका असर आगे आने वाले टाइम पे दिखता गया। मैं बताऊँगा उसका क्या असर हुआ। हम्म, हम्म, और उसके बाद हम जैसा 2002 की हम बात मतलब हम 2002 पे वापस आए थे क्योंकि मैंने मिस कर दिया था 2002 के बारे में बात करना। लेकिन हम बैक टू 2008 पे आ जाते हैं अब और 2002 का इम्पैक्ट जो था वो मैं आगे बताऊँगा। तो 2008 पे आ जाते हैं। 2008 में तो यहाँ पे दिल्ली में ये सब इंसिडेंट्स हुए हैं, उसके बाद काफ़ी डिस्टर्बेंस था और अचानक से हमें ऐसा पता चलता है मुझे याद है कि मैं उस वक़्त जुमे का दिन था लेकिन मैं एक मॉल में था एक अपने दोस्तों के साथ और अचानक से मेरे पास फ़ोन आता है ये 18 सितंबर या 19 सितंबर 2008 की बात है और अचानक से मेरे पास फ़ोन आता है कि असद आप जहाँ भी हो आप उधर ही रुक जाओ जामिया की तरफ वापस मत आना अभी क्योंकि यहाँ पे एक एनकाउंटर हो रहा है और पुलिस ने सारे इलाके को बंद कर रखा है तो आप वापस मत आना। फिर मेरे घर से भी फ़ोन आने लगा और उन्होंने कहा कि कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? मैंने बोला कि मैं इस समय नोएडा में हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ नोएडा में घूम रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप उधर ही रहो और अगर हो सके तो आप अपनी दीदी के घर चले जाओ शाम में, जो कि गाज़ियाबाद में रहती थीं और जामिया ना जाके। तो मैंने बोला जी ठीक है, लेकिन मैं इन्क्विज़िटिव था, मैं काफ़ी कुछ सोच रहा था और मुझे लग रहा था कि ये क्या हो गया अचानक से। तो शाम होते-होते हमने हिम्मत की कि वापस अब चला जाए अपने इलाके में और देखा जाए क्या हो रहा है वहाँ पे। तो जब हम शाम में वहाँ पे आए तो एक देखिए मैं इस पे तो मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि वो एनकाउंटर हुआ तो क्यों हुआ, वो लोग कौन थे और दिस इज़ आई थिंक अलग-अलग लोगों की अलग-अलग नैरेटिव्स हैं, उसपे अलग-अलग थ्योरीज़ हैं। हालाँकि जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो सरकारी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये कहा गया है कि वो स्टूडेंट्स जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे और बहुत लोग कहते हैं कि वो जब सही हैं तो डर क्यों रहे थे? ये बहुत आम सी बात है कि कोई भी डर जाता है और अगर जहाँ पे पुलिस की बात आती है, एक छोटे से केस में अगर पुलिस में किसी का नाम आ जाता है तो वो आदमी डर जाता है। तो यहाँ तो बहुत बड़ी घटना हो गई थी, तो ये सारे बच्चे डरे हुए थे कि पुलिस कहीं उन तक ना आए, उनसे पूछताछ ना करे, उनके पास उनको ना उठा के कहीं ले जाए। तो कुछ बच्चे दाढ़ी अपनी छिलवाने लगे कि वो बाहर जाके बाहर जो हैं साफ-सुथरे इन द सेंस दैट दे डोंट विजिबली अपीयर मुस्लिम्स। लोग डर रहे थे, लोग अपनी दाढ़ियाँ हटा रहे थे, लोग अपने टोपी लगाना बंद कर रहे थे। रात में हम 8 बजे के बाद कहीं बाहर जाना नहीं पसंद करते थे, हमें लगता था कि घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बाहर जाएँगे तो पुलिस क्वेश्चन करेगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी और थे हम उस वक़्त भी छोटे बच्चे ही 18, 19, 20 साल के बच्चे ही थे। तो मैं बहुत एंग्ज़ियस था, उसके बाद मुझे याद है कई बार मुझे ऐसे एंग्ज़ायटी के दौरे पड़े जब मैं चलते-चलते बहुत एंग्ज़ियस होने लगा और चलते-चलते घबराने लगा। तो मुझे लगता है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था ये फ़ेज़ था जब हम उस डर के माहौल में जी रहे थे जहाँ पे लोगों को चिन्हित करके कि वो मुसलमान हैं, उस वजह से लोगों को उठाया जा रहा था, उस वजह से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। तो ये बड़ा ख़तरनाक दौर था और मैं बड़ा परेशान था, मुझे कहीं वेंट आउट करना था अपनी चीज़ों को और
इतना परेशान था, मुझे लगता था कि मैं किससे जाके बोलूँ, किससे जाके बात करूँ, कहाँ पे वेंट आउट करूँ। जो उस वक़्त तक मेरे अंदर एक पॉलिटिकल समझदारी भी बनने लगी थी, एक पॉलिटिकल अवेयरनेस भी मेरे अंदर आने लगी थी और हुँ, मुझे लगता था कि मैं किससे बात करूँ। जो आम तौर पे जो बच्चे होते थे, वो बहुत पॉलिटिकली अवेयर नहीं होते थे, उनका शायद दिलचस्पी भी नहीं होती थी पॉलिटिक्स में। वो सिर्फ़ एक कॉमन से डर के माहौल में जी रहे थे, उन्हें लगता था कि हाँ, कुछ गलत हो रहा है। लेकिन मैं उस वक़्त इन चीज़ों को पॉलिटिकली आर्टिकुलेट करना भी सीखने की कोशिश कर रहा था। ये क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? इसके पीछे की राजनीति क्या है? और उस वक़्त ये वक़्त ऐसा था जब कुछ लेफ्ट, हालाँकि मैं अभी अपने आप को लेफ्ट से नहीं जोड़ता हूँ और लेकिन उस वक़्त हमारे दोस्त लेफ्ट के जो साथी थे और हमारे कॉमरेड्स कई सारे प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे। एक दिन मुझे ऐसे ही कुछ पर्चा मिला तो मैंने बोला ये जगह सही होगी, यहाँ पे जाऊँगा मैं, तो शायद मेरे अंदर का गुस्सा जो है वो कम हो जाए और शायद मेरे अंदर की तकलीफ़ कम हो जाए। तो मैं गया उस प्रोटेस्ट में, वो प्रोटेस्ट जो है खलीलुल्लाह मस्जिद जहाँ पे वो एनकाउंटर हुआ था, वहाँ पे प्रोटेस्ट था और प्रोटेस्ट में ये डिमांड थी कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए और इसके जुडिशियल इंक्वायरी करा के जो सच आए वो सबके सामने बताया जाए, ये लोग कौन, का क्या इन्वॉल्वमेंट था। तो हुँ, मैं उस प्रोटेस्ट में गया और पहली बार मैं उस प्रोटेस्ट में गया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं वहीं आ गया हूँ जहाँ मैं आना चाहता था इस वक़्त और मैं वहाँ आ गया हूँ जहाँ मुझे अपने आप को अपने 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 दिल की चीज़ों को इज़हार करने का पहली बार मौका मिल रहा है ऐसे लोगों के सामने, जो कि शायद मुझे समझ रहे हैं और जो मैं बोल रहा हूँ उनको उससे वो रिलेट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको एक पॉलिटिकल लैंग्वेज दे रहे हैं। और यहाँ से पहली बार जब मैं उस रैली में गया और तो मुझे बड़ा उत्तेजित हुआ मैं। वो लोग मशाल लेके चल रहे थे, मैंने भी मशाल पकड़ा और मैंने भी मशाल लेके मार्च किया और मैंने भी उनके साथ खूब नारे लगाए। तो उस दिन मुझे लगा कि मैंने अपने बहुत सारे गुस्से को, बहुत सारे जो फीलिंग्स अंदर हैं, उसको वेंट आउट किया है। और फिर मैं लगातार अपने कॉमरेड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ टच में रहा। धीरे-धीरे मैं एक लेफ्ट पार्टी का मेंबर बना और उसके बाद हमारी स्टूडेंट राजनीति जो थी, वो एक लेफ्ट आइडियोलॉजी के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी और हम लोग कैंपस में एक्टिव हुए हैं। 2012 तक 12 आते-आते थोड़ा घर का प्रेशर बनने लगा। घर वाले समझने लगे कि ये लड़का तो गया हमारे हाथ से, अब ये तो लाल झंडे को पकड़ चुका है। तो उसके बाद थोड़ा घर से प्रेशर होने लगा, थोड़ा-सा फादर भी पहली बार मुझे लगा कि थोड़ा इमोशनल होने लगे। क्योंकि हुँ, उनको शायद मेरे जीवन से कुछ उम्मीदें थीं और हुँ, उन्हें लग रहा था कि मैं उस उम्मीदों पे सही तौर पे उस उम्मीदों पे उन उम्मीदों पे जी नहीं पा रहा हूँ और खरा नहीं उतर पा रहा हूँ उन उम्मीदों पे। तो उन्होंने मुझसे काफ़ी इमोशनली बात की एक बार और मुझसे पूछा कि क्या परेशानियाँ हैं? तुम्हारा पढ़ाई-लिखाई से मुझे लगता है काफ़ी दूर मन जा चुका है और तुम पूरी तरह से राजनीति में ही अब अपने आप को सजल पाते हो। तो मैंने बताया कि नहीं ऐसी बात नहीं है लेकिन मुझे एहसास है इस बात का कि मुझे अपने करियर के बारे में भी सोचना चाहिए और मुझे क्योंकि एक ऐसा दौर भी आ गया था 1-2 साल में जवानी का जोश होता है, मुझे लगता है यूथ ब्लड होता है और उस दौरान ऐसा लगने लगा था कि ये पढ़ाई-लिखाई तो सब किताबी चीज़ें हैं, इसको पढ़ के नौकरी करना शायद हमारा काम ये नहीं है, हमें तो दुनिया को बदलना है इसको पढ़ के। और हमारे पढ़ने का मकसद एग्ज़ाम देना नहीं है, हमारे पढ़ने का मकसद है दुनिया को बदलना। तो ऐसा भी दौर आ गया था, तो मैंने बीच में 1 साल एग्ज़ाम ड्रॉप कर दिया। तो ख़ैर लेकिन मेरे फ़ादर ने मुझसे काफ़ी इमोशनली बात की और मुझसे काफ़ी गहराई से बात की और उन्होंने मुझसे कहा कि पढ़ाई जो आपका करियर है वो इम्पोर्टेंट होता है और आप डिस्पाइट द फैक्ट कि आप क्या कर रहे हो, आपकी राजनीति क्या है, लेकिन आपका करियर साथ-साथ चलते रहना चाहिए। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, आप जो कर रहे हो उससे हुँ, और आप जो कर रहे हो शायद हालाँकि मेरे फ़ादर एक धार्मिक व्यक्ति थे, और उनको अच्छी खासी समझ थी लेफ्ट की क्योंकि वो बैंक में यूनियंस में यूनियंस वो में जी। थे। जी, तो उनको समझ थी और लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे वो फ्रीडम दे रखा था कि आप जो कर रहे हैं वो आप करिए और उससे कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, लेकिन आप साथ-साथ अपने करियर का भी करियर पे भी ध्यान दीजिए और अपने करियर को भी बनाने की कोशिश कीजिए। तो उस वक़्त तक मैं मास्टर्स में 2012 में मास्टर्स में आ गया। एक एकेडमिक डिसिप्लिन था पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, तो अच्छा, वहाँ हुँ, पे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ तो वहाँ पे मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया। मेरे जो इंटरव्यू पैनल था उस एडमिशन प्रोसेस के लिए,
वो मुझे लेके काफ़ी खुश था। हालाँकि मुझे लगता था कि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि उस लेफ्ट पॉलिटिक्स ने मुझे कितना कुछ दिया है। और मैंने पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वहाँ मैं कितना कुछ सीख रहा हूँ और कितना पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना कुछ सीख के आया हूँ वहाँ से, क्योंकि मेरा हुँ, इंटरव्यू जो था वो बिल्कुल फैंटास्टिक था और मुझे लगता है इसलिए फैंटास्टिक था क्योंकि मैंने जो चीज़ें सीखी थी मैदान में, जो चीज़ें मैंने पर्चों में सीखी थी, जो चीज़ें मैंने पैम्फलेट्स में सीखी थी, वो सारी चीज़ें मुझे अब वहाँ पे बोलने को मिल रही थी और बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। क्लास में गया पहली बार तो टीचर ने पहले दिन बोला कि कुछ लोगों का मेरा नाम लेके बोला कि कुछ लोगों का इंटरव्यू इतना अच्छा होता है कि उनको लोग याद रखते हैं क्लास के फर्स्ट दिन भी। तो मुझे वो याद थे मुझे मुझे याद रखा था उन्होंने। तो वो दौर स्टार्ट हुआ। उसके बाद थोड़ा-सा करियर को लेके मैं अपने चिंतित हुआ और मैं सोचने लगा कि अब किस दिशा में करियर जाएगा। एक दिशा तो ये है पिताजी तो ये चाहते थे कि मैं कोई कॉम्पिटिटिव सर्विस मतलब बड़े लेवल की कॉम्पिटिटिव सर्विस की तैयारी करूँ और उस एग्ज़ाम को क्रैक करूँ, लेकिन वैसा होता दिख नहीं रहा था, क्योंकि हम शायद उस पड़ाव पे आ गए थे कि एक तो वैचारिक तौर पे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा मतभेद था और दूसरा ये कि शायद हमारी ट्रेनिंग जो हो गई थी, वो उस तरह की ट्रेनिंग थी नहीं जो सिविल सर्विसेज़ के लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास ऑप्शन था या तो पीएचडी करें और एकेडमिक्स में ही जाएँ और दूसरा ऑप्शन जो मुझे काफ़ी भाने लगा 2012-13 में, वो जर्नलिज़्म का था और मुझे लगने लगा कि जर्नलिज़्म जो है एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ से मुझे बहुत कुछ बोलने को मिलेगा और बहुत कुछ लिखने को मिलेगा और मैं बहुत कुछ कर पाऊँगा जर्नलिज़्म करके। और मैं जर्नलिज़्म की तरफ रुझान मेरा आ गया। तो उस दौरान हुँ। मैं कुछ फ्रीलांस राइटिंग भी करने लगा, उससे कुछ पैसे भी मिलने लगे, तभी 2013 पे जा रहे हैं। तो उस दौरान हम कॉलेज में थे और हम लोग एक्टिविज़्म भी कर रहे थे और साथ-साथ कुछ पत्रकारिता भी करते थे। तो बड़ा मज़े का दौर था, बड़ा मज़ा आता था, एन्जॉय कर रहे थे उस टाइम को। 2014 आया और 2014 आने के बाद हमने मास्टर्स का अपना कोर्स ख़त्म किया। कोर्स ख़त्म करने के फ़ौरन बाद प्रेशर होने लगा घर से कि अब आपको नौकरी करनी है। हालाँकि मेरा थोड़ा-सा मन डेविएट किया था कि शायद क्योंकि मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में मेरे मार्क्स पहली बार मास्टर्स में बहुत अच्छे थे। हमारे पत्रकारिता की शुरुआत हुई पहले नौकरी के साथ और फिर 2015 आ गया। 2015 में पहलू खान पहली लिंचिंग मुझे लगता है अखलाक की हुई थी। अखलाक अखलाक की की हुई पहली थी। की हुई थी और मैं बड़ा यंग रिपोर्टर था, लेकिन मैं उस वक़्त एक ऐसी मैगज़ीन में काम कर रहा था जहाँ पे बीट नहीं होता था, कोई भी कुछ भी कर सकता था। मतलब और वो मैगज़ीन थोड़ा-सा अपने आखिरी दौर में फड़फड़ा रही थी, वो जीवित रहने की कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने मुझे वो असाइनमेंट दिया और हालाँकि मैं छोटा था उस असाइनमेंट को करने के लिए उम्र में नहीं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस में, लेकिन मैं गया वहाँ पे और मुझे एहसास हुआ कि जब मैंने वो देखा तो बड़ा दिल दहल गया और मुझे फिर लगने लगा कि हम उसी जगह पे फिर वापस आ रहे हैं जहाँ पे हम आज से 6-7 साल पहले थे और मैं बड़ा परेशान हुआ वो देख के। मैंने रिपोर्ट किया, लेकिन फिर ख़ैर जब मैंने उस पे लिखना शुरू किया उन चीज़ों पे और अखलाक उन का अगर हम थोड़ा-सा एक यहाँ रिमाइंडर डाल दें कि जी, अखलाक का जो मामला था वो ये था कि उनके पड़ोसियों ने ये कहा कि आपके फ्रिज में बीफ रखा हुआ है, जो कि अखलाक के पड़ोसियों ने ही, उनके गाँव वालों ने ही ये उनको लिंच किया, जी, ये कह के कि जी। आपके आपके फ्रिज में बीफ रखा हुआ है। जी, जी, जी। तो उस घटना के बाद बड़ा बड़ा अजीब लगा और फिर मुझे लगने लगा कि ये वापस उसी दौर में मैं फिर जा रहा हूँ जहाँ से मैं निकल के आया हूँ और वापस उसी बेचैनी को मैं महसूस करने लगा। लेकिन क्योंकि पत्रकारिता भी एक हाथ में हथियार था और मुझे लगता है लिखना एक हाथ में हथियार था जो कि पहले नहीं था। तो मुझे लगता है कि आज भी मुझे लगता है कि जर्नलिंग जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आप अपने बारे में लिखें, अपने फीलिंग्स के बारे में लिखें तो बहुत तरह से आपको सुकून देती है। तो उसी तरह से जब हम लिखने लगे और जब हम उन इश्यूज़ पे बात करने लगे, उन इश्यूज़ के बारे में लिखने लगे, तो वेंट आउट करने की हमें एक जगह थी और वेंट आउट कर पा रहे थे हम कहीं पे। असल में ये भी थोड़ा-सा रुक के पूछना चाहता था कि उस समय शायद आपके शुरुआती असाइनमेंट्स रहे होंगे जब आप नए-नए जर्नलिस्ट बने और जब आप दादरी में इसको रिपोर्ट करने गए, तो
तो उसके 2 पक्ष होते हैं पत्रकारिता के। एक होता है कि एक आपको एक अपना डिस्पैशनेट होके एक चीज़ को देखना, पढ़ना, समझना है, सब पक्षों से बात करनी है, लोगों की सुननी है और उस पे रिपोर्ट करना है, बिल्कुल जो फैक्चुअल है, जो कोड बेस्ड है, जहाँ-जहाँ पे जिसको हम जर्नलिज़्म कहते हैं। और एक है जो मनुष्य है, जो साथ में जो जो जिसके बारे में आपने वो जो बच्चा जो 5 साल का था जब बाबरी मस्जिद ढही थी और उसके इतने सालों बाद आप जब आप उसके उस जगह पे खड़े हुए हैं और अ, उसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, तो वो तो हम सबके 2 पक्ष होते हैं। एक एक कहीं न कहीं हम विटनेसिंग कर रहे होते हैं और साथ में एक तरह का एक पार्टिसिपेशन भी रहता है उस इवेंट के साथ में। तो वो कैसा था आपके लिए? बतौर मुझे लगता है क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता था जहाँ पे शायद अपने आप को पर्सनली डिसोसिएट करना बहुत आसान नहीं था और मुझे लगता है कि क्योंकि मेरी ट्रेनिंग उस तरह की हो गई थी, मैं एक स्टूडेंट एक्टिविज्म के दौर से आ रहा था, जहाँ पे मैं अपने आप को शायद चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व पाता था और शुरुआत के दौर में मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूँ चीज़ों में और मैं शायद बहुत ज़्यादा पैशनेटली काम कर रहा हूँ, जिसे हम कई बार वन साइडेड भी कह देते हैं। और लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि पी साईनाथ की एक बात मुझे याद आती है कि ऑब्जेक्टिविटी जर्नलिज्म में शायद बहुत सब्जेक्टिव है और नेचुरल साइंस की तरह यहाँ पे सब कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकता है कि एक्स प्लस वाई जो है एक्स वाई हो जाएगा और कोई सेट फॉर्मूला है वो ये दे देगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे हम सबके थोड़े-थोड़े बायसेस होते हैं और उसके बावजूद लेकिन मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा जब भी मैं पत्रकारिता करता हूँ और जब भी मैं लिखता हूँ या कोई ग्राउंड रिपोर्ट लिखता हूँ, तो मैं इस चीज़ को इंश्योर करता हूँ कि मैं हर पक्ष से बात ज़रूर करूँ और हर पक्ष की बात जो है उसमें लिख दूँ, चाहे मेरे पर्सनल बिलीफ कुछ भी हो। जी, और मेरे जी। पर्सनल बिलीफ शायद ये मेरे लिए पर्सनल बिलीफ था कि दादरी में जो हुआ वो नाइंसाफ़ी थी और जो अखलाक के साथ हुआ वो ज़्यादती थी। लेकिन उसके बावजूद मैंने जो उनके नेबर्स थे उनसे बात की, उनका पक्ष जो है वो लिखा। हालाँकि इस ये कॉन्फ्लिक्ट भी हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि एज़ अ रिपोर्टर शुड आई बी इन्वॉल्व्ड इन दिस? शुड आई रियली थिंक अबाउट ऑल दिस और शुड आई जस्ट फोकस ऑन माय वर्क? लेकिन मुझे लगता है कि एक तरह से मुझे लगता है कि जब मैं पैशनेटली इन्वॉल्व्ड होता हूँ, वो मेरी लिखाई में भी उसका असर दिखता है और वो इमोशंस में रिफ्लेक्ट करता है। वो कॉपी में वो शायद एक इमोशंस लाता है, तो उसमें लिखावट में भी कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। तो ट्विन वाले पीस में एक बहुत अच्छी बात जो आखिरी में जो एक कही है और 2 बातें जो मुझे बहुत जिन्होंने छुआ। आपने आखिरी में भी एक वंदे भारत में जाने की बात की जिसमें कहा कि एक आपके साथ में एक मुस्लिम बैठे हैं जो कि जिनको पहचाना जा सकता है कि वो मुस्लिम हैं और वो अपना डिजी लॉकर वाला आइडेंटिटी दिखाते हैं जब उनसे कहा जाता है तो वो टीटी उनसे खुश है। पर पड़ोस में कोई महिला बैठी हुई जो कहीं कहती है कि नहीं इनकी असली आइडेंटिटी देखो और जो कि मतलब वो एक अपने आप में एक और वो किसी वो भी उनके हिसाब से वो अपने किसी अधिकार से ऐसे ही बात उनसे कह रही हैं या किसी अपनी समझ से बात कह रही। दूसरी जो बात है उसमें ये है कि जो कि ज़्यादा जो जिस पे मैं सब बात ही खत्म करना चाहता हूँ, आप जिस पे बात खत्म करेंगे वो ये है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे जो मुसलमान हैं मतलब हम शायद दूसरे सबसे ज़्यादा आबादी रखते हैं मुसलमानों की किसी भी दुनिया में, किसी भी देश में। वो लोग यहाँ इसलिए रुके क्योंकि वो एक जो उनके साथ भी प्रॉमिस था, जैसे कि आपने अपने पिता के बारे में बात की कि शायद 2021 में वो उनका जाना हुआ और उन्होंने वो एक मोहभंग में गए कि मैं जिस हिंदुस्तान पे मैं यकीन करता था वो वैसा रहा नहीं उनके लिए। तो मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में रिफ्लेक्ट करेंगे फिर इस बात को हम यहाँ पे आज की बात हम यहाँ पर फिर रोकेंगे। जी। तो वो हबीबगंज स्टेशन से और रानी कमलापति स्टेशन से मैं वंदे भारत ट्रेन मैंने पकड़ी और उस वक़्त ही बिल्कुल ये दिल्ली में धमाके हुए थे और बहुत अनफॉर्चुनेट धमाके थे दिल्ली में जो हुए, बहुत हुँ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। तो उस दिन मैं ट्रेन पे 16 या 17 तारीख को ट्रेन पे बैठा और ट्रेन पे मुझे जमा भोपाल में एक इज्तिमा होता है शायद, हुँ। बहुत बड़ा इज्तिमा जी, होता जी, है। जी। जी, देश भर से लोग आते हैं। तो वहाँ जी। इज्तिमे में कोई आया होगा, वो ट्रेन पे आया, मैंने पहली नज़र में उसको देखा तो मुझे लगा कि यार ये आदमी अभी इतना खराब माहौल है, ये आदमी ये पूरी दाढ़ी, टोपी और बैग-वैग लेके आ रहा है। मुझे भी पहले लगा कि शायद इस पे लोग शक करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा-सा देखा मैंने उसको, उसके बाद वो बैठ गया, वो बैठ के जर्नी स्टार्ट हो गई
और उसके बाद टीटी आया तो उस आदमी ने, वो भी थोड़ा सा आगे बैठा था मेरे से, तो उस आदमी ने टीटी को बोला कि उसके पास फिजिकल आई कार्ड नहीं है। तो टीटी ने बोला कि फिजिकल आई कार्ड नहीं है तो आपके पास डिजिटल आई कार्ड होगा, कुछ ऑनलाइन होगा। तो उसने बोला कि हाँ मैं ऑनलाइन दिखा सकता हूँ, ऑनलाइन पैन कार्ड जो मेरे पास होगा वो मैं दिखा देता हूँ। तो टीटी को उसने दिखाया सब कुछ और टीटी वाज ओके विद इट। टीटी ने बोला ठीक है, आप अपने सफर को कंटिन्यू कीजिए। और मैं भी उस आदमी की तरफ लगातार देख रहा था, क्योंकि उस आदमी के अपीयरेंस ने मुझे पहले से ये थोड़ा चिंतित कर दिया था कि इसके साथ कुछ हो ना ऐसी घटना जो अप्रिय हो। और आज के मतलब उस वक्त जो माहौल चल रहा था, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं सो गया। सोने के उठने बाद एक आध घंटे में उठा तो मैंने देखा कि उसको घेर के कुछ पुलिस वाले खड़े हुए हैं। तो मैं फौरन सचेत हो गया, मैंने देखा क्या हो रहा है। तो देखा कि पुलिस वाले उससे पूछ रहे हैं, फिर उसके आईडी कार्ड के बारे में। मुझे अंदाज़ा है कि इस दौरान किसी ने उनसे बोला होगा आईडी कार्ड बताने दे। उस वक्त मुझे अंदाज़ा था ऐसा कि किसी ने उनसे बोला होगा कि आईडी कार्ड चेक कीजिए, या वो पुलिस वाले उससे आईडी कार्ड मांग रहे हैं। तो उसने फिर पुलिस वालों को भी अपना आईडी कार्ड दिखाया और दिखा के पुलिस वाले भी सैटिस्फाइड हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। लेकिन फिर कुछ देर बाद देखा मैंने एक महिला को, बड़ी बेचैन हो रही थी, उसके बिल्कुल बगल में बैठी थी वो। अगर वो 45 46 47 सीट नंबर था, जिस मैंने वो सीट नंबर इसलिए याद कर लिया था क्योंकि कोई अगर मुझसे बाद में पूछे, जब मैं इस इंसिडेंट को डॉक्यूमेंट कर रहा था, अगर मुझसे कोई पूछे कि वो कौन सी सीट थी, कौन आदमी था, तो मैं इस सीट को बता सकूँ कि ये 45 46 47 सीट नंबर थी, उस पे एक आदमी बैठा हुआ था। तो ये 45 46 47 नंबर सीट थी, उस पे एक आदमी बैठा हुआ था और उसके बगल में शायद 49वीं सीट पे एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला ने महिला जो है बड़ी परेशान दिखने लगी और बड़ी उत्तेजित दिखने लगी और वो बार-बार बोगी में इधर-उधर करने लगी। फिर वो पुलिस को बुला के एक बार लाई, तो पुलिस से उस महिला ने कुछ बात की। फिर उस पुलिस वाले से उसने बोला कि आप इनका फिर से आई कार्ड चेक कीजिए। पुलिस वाले ने ये बोला कि हमने चेक कर लिया है, इनके पास आई कार्ड है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। तो उसने बोला नहीं, आप इनका सामान चेक कीजिए। तो इस हद तक वो महिला आ गई आगे कि वो बोलने लगी कि इनका सामान चेक कीजिए। और तो पुलिस वाले ने उसका सबके सामने बोला कि सामान आप दिखाइए अपना। और पुलिस वाला भी शायद उस प्रेशर में सकम कर गया। उस वक्त माहौल भी ऐसा था जब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बहस छिड़ी हुई थी। तो पुलिस वाले ने उससे बोला कि अपना सामान दिखाइए। उस आदमी ने बड़े प्यार से बोला कि मेरे पास सामान वही है जो आप लोग के पास होगा, कुछ किताबें हैं, कुछ कपड़े हैं, देख लीजिए आप, मैं खोल के दिखाता हूँ। और उस आदमी ने बड़े झुंझलाहट में अपना खोल के सामान दिखाया कि ये सामान है मेरे पास, आप देख लीजिए, ये देख ली सामान। तो उसके बाद पुलिस वाले ने उससे बोला कि आप बैठिए आराम से, आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कीजिए और आप जाइए जहाँ भी आपको जाना है। और उस पुलिस वाले ने उस महिला से फिर कुछ बात की, शायद उसे काउंसल किया, उसे समझाने की कोशिश की कि ये बिल्कुल सही आदमी है, इसमें कोई भी हमें शक-शुबा नहीं दिख रहा है और इसमें कोई खतरा नहीं है उनको, उसके लिए। मेरे मन में एक सवाल आया उस वक़्त और मैं सोचने लगा कि क्या मुझे इस आदमी की, उस जब ये हादसा हो रहा था, कि क्या मुझे इस आदमी की मदद करनी चाहिए? क्या मुझे जाके इंटरवीन करके पूछना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं ये आप सही नहीं है? आप किसी को ज़बरदस्ती उसकी चेकिंग, जबकि चेकिंग हो चुकी है उसकी। जब आप इंटर स्टेशन करते हैं तो आप चेकिंग करके ही एंटर करते हैं, चेक इन करके ही स्टेशन में एंटर करते हैं। तो आप चेकिंग हो चुकी है, आप उसकी दोबारा चेकिंग क्यों कर रहे हैं? लेकिन मेरे मन में कहीं ये सवाल था, एक दिन पहले मैंने ट्विटर पे ये लिख दिया था कि आजकल माहौल ऐसा हो गया है कि किसी देश में ऐसे हादसा होता है, तो हम उसको क्वेश्चन इस हिसाब से भी नहीं कर सकते हैं कि क्या ये सिक्योरिटी फेलियर था, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था। इस बात को भी हम नहीं कर सकते हैं। अगर इस बात को भी करेंगे तो हमको शक की निगाह निगाह से देखा जाएगा। और एक बड़े सेलिब्रेटेड एंकर हैं, उन्होंने मुझे उस पे ट्रोल करना शुरू कर दिया और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये फेक विक्टिमहुड को मोनेटाइज़ करते हैं और ये वो। तो मैं थोड़ा-सा सहमा हुआ था, मुझे लग रहा था कि मैं कहीं बीच में पड़ूँ और मुझे भी ये झेलना ना पड़ जाए। और तो अगर कुछ होता ऐसा तो शायद बीच में पड़ भी जाता, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसा हुआ नहीं और उस आदमी को बोला गया कि आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिए, सिर्फ़ एक ह्यूमिलिएशन था। मैंने बोला कि छोड़ो, अब आप बैठे रहो और अपना काम करो। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब ट्रेन निज़ामुद्दीन पहुँचने वाली थी, तो मैं उस आदमी के पास गया और मैंने उस आदमी से बोला कि क्या आप चाहते हैं कि मैं निज़ामुद्दीन स्टेशन पे आपकी इस घटना को रिपोर्ट करने में आपकी मदद करूँ? तो उसने बोला कि नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने बोला क्यों नहीं चाहते हैं आप ऐसा? तो उसने बोला ये तो रोज़ की बात है, हमारे साथ ऐसा चल ये सब होता रहता है हम लोगों के साथ, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
तो मुझे लगा कि ये कितना आम हो गया है, ये चीज़ कितनी आम हो गई है कि आदमी कह रहा है कि हमारे लिए ये रोज़ की बात है, ये तो होता रहता है क्योंकि मेरे पास दाढ़ी है और मेरी टोपी है जिसको मैं उतारने को तैयार नहीं हूँ, तो ऐसी घटनाएँ होती रहेंगी। दूसरी बात मुझे अपने फ़ादर के गुज़रने की बतानी है और मुझे लगता है कि वो एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है मेरी ज़िंदगी में और माइलस्टोन इन द सेंस कि मुझे लगता है कि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है जहाँ पे मुझे कुछ एहसास हुए और ये 2019-20 की ये 2020 की बात है जब कोविड का दौर था हिंदुस्तान में और सीएए प्रोटेस्ट ख़त्म हुए थे और शाहीन बाग प्रोटेस्ट उस वक़्त ख़त्म हुए थे। उससे पहले थोड़ा हम लोग होपफुल थे कि हम लोग प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, लोग अपनी लड़ाई लड़ पा रहे हैं। उसके बारे में लिखने में हम होपफुल हो रहे थे, उसके बारे में पढ़ने में हम होपफुल हो रहे थे। तो ये इस माहौल से निकल के कोविड का माहौल आ गया और कोविड के दौरान मेरे पिताजी को कोविड हो गया। मेरी माताजी और मेरे पिताजी दोनों को कोविड हो गया और दोनों को हमने बड़े मुश्किल से किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मेरे पिताजी को एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, मेरी माताजी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ जिसको बेड मिला वहाँ उसको भर्ती कराया। उससे पहले मुझे याद है कि मेरे पिताजी लगातार जब टीवी चैनल्स देखते थे और जी, मैं उनके साथ जी। जाके कुछ जब गाँव में बिताता था, तो वो लगातार कहते थे कि अब मुझे बात नहीं करनी इन चीज़ों के बारे में। आई थिंक इट्स ओवर नाउ मुझे बंद मतलब टीवी चैनल से भी उनका उस तरह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया था, जो कि एक टाइम पे न्यूज़ चैनल्स वो बहुत फॉन्डली देखते थे और हम लोग सीरियल देख रहे होते थे, वो कहते थे जब दूरदर्शन आता था जब एक टीवी होता था, तो वो कहते थे कि हम न्यूज़ चैनल को लगाओ, ये क्या देख रहे हो? तो बाद में वो दौर आ गया जब वो कहने लगे कि ये क्या देख रहे हो? इसको बंद करो, इसको मतलब व्हाई व्हाई आर यू वाचिंग दिस? इसको बंद करो, इसको खत्म करो। तो और वो ज़्यादा कुछ बात करने में मुझे लगने लगा कि वो पर्सनली मुझसे भी ज़्यादा कुछ राजनीति के बारे में बात करने में इंटरेस्ट नहीं बचा उनका। एक टाइम पे वो बहुत इंटरेस्टेड होते थे मुझसे राजनीति के बारे में बात करने में, मुझसे चीज़ों के बारे में बात करने में, जो देश के हालात थे उसके बारे में बात करने में। लेकिन उनके आखिरी दौर में वो ये इंटरेस्ट लूज़ कर चुके थे और शायद मैं कभी-कभी उनसे बात करने की कोशिश करता भी था, तो वो चिड़चिड़ा जाते थे और वो कहते थे कि किसी और चीज़ पे बात करो, अपने परिवार के बारे में बात करो, तुम्हारी शादी हो गई उसके बारे में बात करो, तो क्या प्लानिंग है तुम्हारी आगे अपने करियर को लेकर उसके बारे में बात करो। तो ये सारी चीज़ें वो मुझे दिखने लगा उनकी ज़िंदगी में कि ये ज़्यादा प्रायोरिटी हो गई उनके लिए रादर देन अबाउट कंट्री। मुझे लगने लगा कि जिस इंडिया की उम्मीद थी उनको, जिस इंडिया में वो बड़े हुए थे, जिस इंडिया में वो पैदा हुए थे, जिस इंडियन ड्रीम को उन्होंने देखा था, शायद उन्होंने अपने आप को उस ड्रीम को चकनाचूर होते हुए देखा और एक समय ऐसा आ गया जब शायद उसके बारे में वो बात करना ही पसंद नहीं करते थे। और 2021 में 2021 में बहुत इत्तेफ़ाक की बात है 2021 में हाँ, 2021 में जब कोविड का दूसरा दौर था, बहुत इत्तेफ़ाक की बात है कि उस वक़्त भी देश के हालात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। हालाँकि वो सांप्रदायिक तो थे ही, लोग कह रहे थे कि कोविड जिहाद ये वो, लेकिन हॉस्पिटल्स की कमी थी, बेड्स की कमी थी और लोग सड़कों पे मर रहे थे। उस दौरान मेरे पिताजी जो हैं वो बीमार हुए और उनके लिए भी बेड्स का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, बहुत मुश्किल से हमने एक बेड का इंतज़ाम किया था उनके लिए पटना में और बहुत लोगों से बात करके, बहुत लोगों से सिफ़ारिश लगवा के एक बेड का इंतज़ाम हुआ था उनके लिए। तो शायद ये उनके लिए उस ड्रीम का भी मरना था जो जिस ड्रीम को हम देखते थे कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा होगा, हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बहुत साउंड होगा और लोग जाके सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन ये उस ड्रीम का भी शैटर होना था, जो उनकी डेथ के प्रोसेस में, जहाँ पे उनको दिखा कि ये तो हम रोड पे भी मर ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि हमें रोड पे मरना पड़े। तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि उस दौरान फिर 2-3 दिन के बाद उनका निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई उनका इंतकाल हो गया। तो 2-3 दिन के बाद मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा सेटबैक था क्योंकि मैंने उनकी आँखों में जो हिंदुस्तान का सपना था वो देखा था और मैंने बड़े होते हुए उनके साथ उस सपने को जीने की कोशिश की थी। और मुझे लगने लगा कि आखिरी वक़्त में मुझे ये लगने लगा था कि शायद ये सपना अब इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है और शायद उस सपने में वो ये मान चुके हैं कि वो सपना शायद कभी पूरा नहीं होगा। वो सपना हमने हिंदुस्तान का देखा था। लेकिन क्योंकि मैं यंग था उनके मुकाबले में ज़्यादा एनर्जेटिक था, तो मुझे लगता है कि अभी भी मुझे लगता है कि मैं उस सपने को छोड़ नहीं सकता हूँ और उस सपने के हवाले से ही मैं इस
देश में रुका हूँ और उस देश में रुका रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सपना एक दिन साकार होगा। और ये एक टर्मोइल है, एक बुरा फ़ेज़ है जिससे हम लोग निकल के आएँगे, और शायद जब हम निकल के आएँ तो हम एक ऐसे देश की कल्पना करेंगे, एक ऐसे देश को बनाएँगे जो हमारे सपनों का भारत होगा, और जो हमारे सपनों का भारत रहा है, जिसमें हमने इमेजिन किया है अपने आप को बड़े होते हुए देखना। तो उस भारत की तरफ हम बढ़ेंगे फिर से, और शायद ये मेरे फ़ादर के लिए एक ट्रिब्यूट हो, अगर मैं उस भारत को ज़िंदा देख पाया अपनी ज़िंदगी में। मेरी उम्र 38 साल हो गई है, मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हिंदुस्तान में 70-75 साल के करीब है। तो आधी से आधी उम्र तो मैंने जी ली है। अगर इस आधी उम्र में मैंने देखा कि हिंदुस्तान बदलता है, तो मैं अपने फ़ादर को याद करूँगा, और शायद वो जहाँ से भी होंगे वो देख के मुझे खुश हो रहे होंगे कि मेरा बेटा शायद इस हिंदुस्तान में रह रहा है, जिसकी कल्पना लोगों ने की थी और जिस जिस वायदे की वजह से वो लोग यहाँ रुके थे। तो यही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया असद अशरफ इस बातचीत के लिए। दरअसल मुझे लगता है कि एक चीज़ जो शायद उन सारी जो उस ट्रेन में बैठी हुई महिला के लिए भी, अगर उसको शायद अगर ये पहुँच पाए वीडियो उन तक, बातचीत हमको शायद ज़्यादा करनी चाहिए उन सारे पक्षों से जो हमको असहज करते हैं और जिनको लेकर हम पता नहीं किन-किन चिंताओं, आशंकाओं से शायद अगर घिरे हुए हैं, तो जितना बातचीत करते हैं हमको सब समझ में आता है कि फिर सब लोग एक तरह के उन सब की भी दिक्कत या उनकी चुनौतियाँ भी शायद वैसी ही हैं जैसे कि बाकी सब की हैं। ये क्विंट का जो पीस है ये इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो हम जब टुकड़ों-टुकड़ों में चीज़ों को देखते हैं तो वो ठीक से दर्ज नहीं हो पाती। पर जब हम एक ज़िंदगी के एक 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 इंसान की ज़िंदगी के ज़रिए उस पूरे अ, समय के और देश काल को बदलते हुए देखते हैं तो शायद एक समझ में आती है बात क्यों कैसे कितनी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये क्विंट वाला पीस आप ज़रूर पढ़िए। अगर आप अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं तो इसको हमने हर कारा में कुछ इसके हिस्से हिंदी में छापे हैं। आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं और आपको ये बातचीत अगर पसंद आई तो इसको आप लाइक करिए। अपने हमख़याल लोगों के साथ इसको साझा करिए, अपना ख़्याल रखिए और हम लोग आगे भी इस तरह की ऐसी बातें करते रहेंगे जो कि ख़ास तौर पे हिंदी में, हिंदी पट्टी के लोग ज़्यादातर बातें नहीं कर रहे होते। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया असद आपका। शुक्रिया निधि जी कि आपने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।